हम वेव ऑप्टिक्स चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। हमने हमारे पिछले लेक्चर में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप देख लिया था। उसके जो एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशंस थे, उन ऑब्जर्वेशंस को हमने समझ लिया था और किस तरह से वह ऑब्जर्वेशन को न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई और किस तरह से उस ऑब्जर्वेशन को हाइजन की वेव थ्योरी ने एक्सप्लेन कर दिया था। यह बात हमने समझ ली थी और हमने कंडीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, कंडीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यह बात हमने हमारे पिछले लेक्चर में समझ ली। अब मैं उसी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को फर्दर और भी एलाबोरेट में समझाता हूं और उसकी सारी कंडीशंस को, उसमें सारे डेफिनेशंस को, वह सब कुछ बताता हूं। आई विल स्टार्ट विथ स्टैंडर्ड यंग्स डबल स्लिट सेटअप। स्टैंडर्ड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखिए इधर मैंने बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया है स्टैंडर्ड यंग्स डबल स्लिट सेटअप। मींस इस जगह पर मैं एग्जैक्टली वह सेटअप बनाऊंगा और वह सेटअप बताऊंगा, उसे समझाऊंगा जिसे यंग्स ने एक्सपेरिमेंट के दौरान बनाया था और इस्तेमाल करता था। इसके बाद स्टैंडर्ड सेटअप और इससे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन समझने के बाद फिर हम मॉडिफाइड सेटअप समझेंगे, जहां पर थोड़े कंसेप्ट और डेफिनेशंस में थोड़ा फर्क आएगा। सबसे पहले मॉडिफाइड सेटअप को समझने से पहले हम स्टैंडर्ड सेटअप को समझते हैं। देखिए स्टैंडर्ड सेटअप में उसने एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स लिया था। मोनोक्रोमैटिक सोर्स जिसका की वेवलेंथ लैम्डा है और इसके सामने उसने एक सिंगल स्लिट बनाई थी। यह सिंगल स्लिट एस और इस सिंगल स्लिट के सामने ऑलमोस्ट सिमेट्रिकली उसने डबल स्लिट बनाई थी। यह S1 और यह S2 और इसके सामने उसने स्क्रीन रख दी थी और स्क्रीन की यह पॉइंट ऑफ सिमेट्री O। एज आई टोल्ड यू, मैं हमेशा 2 डायमेंशनल व्यू बनाऊंगा और स्टैंडर्ड यंग्स डबल स्लिट सेटअप का मैंने वही 2 डायमेंशनल व्यू बनाया है। यह एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स जिसका की वेवलेंथ लैम्डा है, इसके सामने सिंगल स्लिट। अब देखिए यह मोनोक्रोमैटिक सोर्स है, इस मोनोक्रोमैटिक सोर्स के आगे यह जो स्लिट एस है यह एक सेकेंडरी सोर्स का काम करेगी और यह सेकेंडरी सोर्स चूंकि बहुत बारीक से स्लिट है इसलिए यह एक सिंगल कोहेरेंट सोर्स का काम करने लगेगी और यह सिंगल कोहेरेंट सोर्स से वेव फ्रंट रेडिएट होने लगेंगे, वेव्स रेडिएट होने लगेगी। वंस अगेन S1 एंड S2 यह सेकेंडरी सोर्स का काम करने लगेंगे और यह डबल कोहेरेंट सोर्स का काम करेंगे। इन डबल कोहेरेंट सोर्स से वेव्स रेडिएट होगी और स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पर, एक और बात मुझसे जो पूछ रहे हो, थोड़ा माइक पास में ले लेना बस। एस एक सेकेंडरी सोर्स है, ठीक है। देखिए वंस अगेन मैंने कहा यदि ये बिल्कुल बारीक होगा बिल्कुल फाइन स्लिट होगी तो इसको आप कोहेरेंट सोर्स के रूप में ट्रीट कर सकते हो, ऑल्दो प्रैक्टिकली तो ये कोहेरेंट सोर्स नहीं होगा, बट यू कैन ट्रीट इट एज कोहेरेंट सोर्स। डेफिनेटली मतलब काम तो होगा आपका, काम तो होगा, क्योंकि आगे तो हम
ये जिस भी फेस पर हो, ये जिस भी फेस पर हो, भले ही ये कोहेरेंट नहीं हो, मगर S1 और S2 ये तो डबल कोहेरेंट सोर्स फिर भी काम करेंगे ना, इनका फेस तो बिल्कुल फिक्स होएगा। इसके रेस्पेक्ट में S1 और इसके रेस्पेक्ट में S2 फिक्स फेस पर होंगी। तो हमें तो खासकर S1 और S2 के डबल कोहेरेंट होने से मतलब है। आगे जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो S1 से आने वाली वेव और S2 से आने वाली वेव से हो रहा है। तो इसका फेस हो सकता है समय समय के साथ बदल भी रहा हो, मगर S1 और S2 कांस्टेंट फेज डिफरेंस पर हमेशा होगी। अब यह कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी at this point P is given by 4 times intensity of slit into cos square del by 2. There is any point P, इस पॉइंट P पर जो इंटेंसिटी होती है that is 4 times intensity of slit. Intensity of slit is intensity of this S1 slit and intensity of S2 slit into cos square del by 2. हमने यह बात हमारे कल के लेक्चर में लिख दी थी, और फिर इस डेल के लिए हमने एक्सप्रेशन लिख दिया था that this del is the phase difference between the two waves interfering at this point P. S1 से एक वेव चलती है और पॉइंट P तक पहुंचती है, S2 से एक वेव चलती है और पॉइंट P तक पहुंचती है। इन दोनों वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस होएगा that is given by del, and that del is 2 pi by lambda into path difference. This is the phase difference between the two waves which are interfering at point P. मतलब पॉइंट P पर इंटेंसिटी वह पाथ डिफरेंस पर निर्भर करेगी। अब यह पाथ डिफरेंस पॉइंट P पर इंटरफियर होने वाली दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस क्या होगा, मैं उसे डिटरमाइन करने की कोशिश करूंगा, और उसे डिटरमाइन करने के लिए मैं ज्योमेट्री क्या कंसेप्ट अप्लाई करूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं कह देता हूं, स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी कैपिटल D. Capital D is the distance between the slit and screen. Small d is the separation between the two slits. इन दोनों slits के बीच का जो separation है, that is small d. And पॉइंट ऑफ सिमेट्री O से पॉइंट P की यह जो दूरी है, लेट अस से दिस इज इक्वल टू y. पॉइंट O इज द पॉइंट ऑफ सिमेट्री ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन पर यह जो पॉइंट ऑफ सिमेट्री है S1 S2 के ठीक सामने, यह जो पॉइंट है इसको हमने पॉइंट ऑफ सिमेट्री O कहा. इससे y की दूरी पर यह पॉइंट P है. अब इस पॉइंट P पर इंटरफियर होने वाली दोनों वेव के बीच में मुझे पाथ डिफरेंस डिटरमाइन करना है, और यह पाथ डिफरेंस पूरी तरह से ज्योमेट्रिकली डिटरमाइन करा जाएगा. देखिए, पाथ डिफरेंस इज द लेंथ S2 माइनस द लेंथ S1P. जो पाथ डिफरेंस है, दैट इज
the length S2P minus the length S1P. This path difference is equal to, अब लेंथ S2P, इसे लिखने के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं. देखिए, यह कैपिटल डी बेस और परपेंडिकुलर हुआ y प्लस डी बाई टू. सो अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस y प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ, ये तो S2P हुआ. अब S1P, S1P वंस अगेन पाइथागोरस थ्योरम से लिख रहा हूं. दिस कैपिटल D which is the base, this perpendicular is y minus d by 2. कैपिटल D स्क्वायर प्लस y माइनस d by 2 होल स्क्वायर. हमने इस तरह से पाथ डिफरेंस लिखा. मैं कैपिटल डी थ्रू आउट इस एक्सप्रेशन से बाहर निकाल लेता हूं. अब जो अंदर बचा रह गया 1 प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर बाय डी स्क्वायर टू द पावर हाफ माइनस 1 प्लस y minus d by 2 whole square by capital D square to the power half. बड़े ध्यान से देखें, कैपिटल D कॉमन आया तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर मैंने कैपिटल D इधर से भी बाहर निकाल लिया. इधर 1 बचा, 1 प्लस y प्लस डी बाई टू अपॉन कैपिटल D स्क्वायर to the power half minus 1 plus y minus d by 2 by capital D whole square to the power half. अब ये जो कैपिटल D है और स्मॉल d है और ये जो y है, इनके बारे में मैं कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं. बड़े ध्यान से सुनना और इसको लिखना भी. जो स्मॉल d होता है, स्मॉल d, the separation between the two slits, this separation is in the range of few millimeters. ये यदि 4 या 5 मिलीमीटर हो जाए तो बहुत ज्यादा हो जाता है. यह दोनों स्लिट के बीच में जो सेपरेशन हम रखते हैं, यह जनरली 0.1 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर या 0.5 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर, 4 या 5 मिलीमीटर एक बहुत ज्यादा वैल्यू होती है. इतना ज्यादा डी हो जाने पर फिर इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता नहीं. इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए इस डी की वैल्यू 1 या 2 मिलीमीटर के रेंज में होनी चाहिए. 1 या 2 मिलीमीटर के रेंज में होगी तो बहुत अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता है. अब ये y, व्हाट इज दिस y? y इज द डिस्टेंस ओवर विच इंटरफेरेंस पैटर्न इज सीन ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न दिख रहा है, पॉइंट O से कितना ऊपर और पॉइंट O से कितना नीचे, ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता है, ये 1, 2 या 3 या 4 या 5 सेंटीमीटर तक दिखता है. इससे ज्यादा नहीं दिखता. 5 सेंटीमीटर तक यदि आपको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखने लग गया तो आपको बेहतरीन इंटरफेरेंस मिल रहा है. जनरली 1, 2 या 3 सेंटीमीटर तक बनता है, यह छोटे से में बनता है. और ये जो कैपिटल डी होता है, दिस कैपिटल डी इज जनरली इन द रेंज ऑफ 50 सेंटीमीटर और 1 मीटर और 2 मीटर अप टू इंफिनिटी. ये जो स्क्रीन की दूरी होती है, ये 20 सेंटीमीटर से ज्यादा ही होती है, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा ही होती है. जनरली दिस
distance of screen would be either 25 centimeter or 50 centimeter or 80 centimeter or 1 meter or 2 meter or 3 meter और 4 मीटर, इससे ज्यादा ही होगी। अब जरा सोचिए, y की वैल्यू मैंने कही 1 या 2 या 3 सेंटीमीटर, d की वैल्यू मैंने कही 1 या 2 या 3 मिलीमीटर, और कैपिटल D मैंने कहा इट्स इन मीटर्स। So this y plus d by 2 upon capital D, this quantity is going to be negligible value, इसका स्क्वायर हो रहा है, इसका भी स्क्वायर करा जा रहा है, तो this quantity is going to be negligible। ये होगा 1 plus x to the power half, where x is a very small value। यह जो क्वांटिटी है बहुत छोटी है, and I can always apply binomial approximation। इस जगह पर मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूं और मैं यह लिख सकता हूं पाथ डिफरेंसेस कैपिटल डी इंटू 1 प्लस इंटू वाई प्लस डी बाय 2 बाय कैपिटल डी होल स्क्वायर। 1 प्लस एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स माइनस 1 माइनस हाफ इंटू y minus d by 2 by capital D whole square। इस तरह से हमने बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाने से फायदा यह हुआ कि यह 1 कैंसिल हो गया, +1 और -1 कैंसिल हो गया। अब यह पाथ डिफरेंस के लिए मुझे जो एक्सप्रेशन दिख रहा है d इंटू 1 बाय 2 इंटू वाई प्लस डी बाय 2 होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस डी बाय 2 होल स्क्वायर। वंस अगेन कैपिटल डी भी है कैंसल्ड, और अब मुझे जो पाथ डिफरेंस दिख रहा है 1 अपॉन 2d इंटू वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई डी माइनस वाई स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई डी। हम y स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, d स्क्वायर बाय 4 भी कैंसिल कर देते हैं, और अब दिख रहा है yd प्लस yd दैट इज 2yd, 2yd का 2 कैंसल्ड, पाथ डिफरेंस कम्स आउट टू बी yd बाय d। हमने किसी भी पॉइंट P पर पाथ डिफरेंस के लिए एक सबसे सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर लिया है, और इस सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन को ऑब्टेन करने के लिए हमने पूरी तरह से ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स अप्लाई करी। बड़े ध्यान से इसको देखिए, और अब जो आज के दिन हमने नया एक्सप्रेशन लिखा है इसे मैं इधर लिख देता हूं, मगर एक बात ध्यान रहे, यह जो पाथ डिफरेंस लिखने के लिए जो कंडीशन मैंने कही है, द कंडीशन इज इट्स फॉर स्टैंडर्ड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप। ये किसी मॉडिफाइड सेटअप के लिए नहीं लिख रहा हूं, मॉडिफाइड सेटअप के लिए मॉडिफाइड ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी, मॉडिफाइड मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी। ये तो एक स्टैंडर्ड सेटअप के लिए हमेशा लिखा जा सकेगा। हम सबसे पहले, आज और कल तो शायद सबसे पहले स्टैंडर्ड सेटअप को ही समझेंगे, उसी के बाद हम मॉडिफाइड सेटअप की बातचीत चालू करेंगे। सबसे पहले अच्छी तरह से स्टैंडर्ड सेटअप। इसमें हमने जो अगला एजम्पशन लगाया दैट इज
capital D and Y, capital D and Y, they are negligible as compared to this capital D. तभी हमने यह बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन इधर लगाया है. This is, here we had applied binomial approximation. और इस बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन की कंडीशन यह थी कि y और स्मॉल d इट्स वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू कैपिटल D. y की वैल्यू 1 और 2 सेंटीमीटर्स, d की वैल्यू कुछ मिलीमीटर्स और ये मीटर्स है. इसका जब स्क्वायर हुआ तो ये क्वांटिटी काफी कम हो जाएगी. अब मैं इस पूरे आर्टिकल को, इसको पूरे डेरिवेशन को साफ कर दूंगा. आई नीड सम स्पेस. यह सेटअप पूरा बना रहने दूंगा और यह काम के एक्सप्रेशंस लिखे रहने दूंगा. अब आई होप पाइथागोरस थ्योरम से लगाना अच्छी तरह से समझ में आ रहा है. डी वाई प्लस जी बाय 2 कैसे लिखा, डी और ये वाई माइनस जी बाय 2 कैसे लिखा, S1P और S2P हाइपोटेन्यूज है, S2P माइनस S1P एंड देन सॉल्विंग. अब यदि मुझे पॉइंट P पर ब्राइट फ्रिंज चाहिए, यदि मुझे पॉइंट P पर ब्राइट फ्रिंज चाहिए तो उसके लिए कंडीशन क्या हो? एट व्हाट लोकेशन ऑफ P विल ऑब्जर्व ब्राइट फ्रिंज? एट व्हाट लोकेशन ऑफ P, कौन से पॉइंट पर हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगा? For bright fringe at P or for max intensity at P or for constructive इंटरफेरेंस एट P. पॉइंट P पर यदि मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए या ब्राइट फ्रिंज चाहिए या पॉइंट P पर यदि मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो उसके लिए क्या कंडीशन? उसके लिए कंडीशन मैंने ऑलरेडी लिख रखी है. पॉइंट P पर फेज डिफरेंस होना चाहिए even multiple of pi. Interfering waves must be in same phase. और इंटरफेयरिंग वेव्स सेम फेज में तब होती है जब फेज डिफरेंस होता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई. फेज डिफरेंस यदि इवन मल्टीपल ऑफ पाई हुआ, यह 2n पाई हुआ तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा. पाथ डिफरेंस मस्ट बी n लैम्डा और इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2. और पाथ डिफरेंस यदि इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 हुआ, डेल्टा x की जगह पर n लैम्डा लिख दो. डेल्टा x की जगह पर यदि हम n लैम्डा लिख देंगे देन यू विल ऑब्जर्व y इज इक्वल टू, इधर n लैम्डा लिखिए और फिर कैपिटल D को ऊपर ले जाइए, स्मॉल d को नीचे ले आइए. y इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d. y must be equal to lambda capital D by small d. Path difference n lambda, y is equal to lambda capital D by small d.
कैसे आ रहा है, ध्यान से देखिए, इसको इक्वल टू एन लैम्डा कर दिया मैंने, दिस पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा, सॉरी एन इंटू लैम्डा डी बाई डी, एन टर्म भी होगा इधर, एन इंटू लैम्डा डी बाई डी, y इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अब इसका मतलब क्या है, n आर इंटीजर्स, n इंटीजर्स है, यदि n की वैल्यू 0 होती है, इफ n इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब हुई, n की वैल्यू 0 होती है तो ऐसी पॉइंट पर फेज डिफरेंस होएगा 0, डेल एस 2 एन पाई, फेज डिफरेंस हो गया 0, पाथ डिफरेंस होएगा ऐसे पॉइंट पर 0, और पाथ डिफरेंस 0 हुआ तो y, इधर भी n की वैल्यू 0 कर दूं, y इज इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 मतलब वह तो फिर पॉइंट ओ ही हो गया, वह पॉइंट तो फिर पॉइंट ओ ही हो गया, पॉइंट ऑफ सिमेट्री। मतलब पॉइंट ओ पर दो वेव्स आकर इंटरफियर करेंगी, S1 से भी एक वेव पॉइंट O पर इंटरफियर करेंगी, पॉइंट ऑफ सिमेट्री पर इंटरफियर करेंगी, और S2 से भी एक वेव इस पॉइंट ऑफ सिमेट्री पर आकर इंटरफियर करेंगी। यह दोनों इंटरफियरिंग वेव, इन दोनों में पाथ डिफरेंस 0 होगा, इन दोनों इंटरफियरिंग वेव में पाथ डिफरेंस 0 होगा। क्यों पाथ डिफरेंस 0 होगा? क्योंकि यह पॉइंट ऑफ सिमेट्री है। S1 से आने वाली वेव जितनी दूरी चलेगी उतनी ही S2 से आने वाली वेव दूरी चलेगी। जब दोनों वेव ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल करा तो पाथ डिफरेंस ऑफ कोर्स 0 ही होना है। और यदि पाथ डिफरेंस 0 हुआ तो उन दोनों इंटरफियरिंग वेव के बीच में फेज डिफरेंस भी 0 होएगा। n इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग है, इस जगह पर एक ब्राइट फ्रिंज बन जाएगा, एक ब्राइट फ्रिंज बनेगा और उस ब्राइट फ्रिंज को हम कहेंगे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। उस ब्राइट फ्रिंज को हम कहते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन समझ जाओ। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज correspond for n is equal to 0. It correspond for 0 phase difference, 0 path difference. It's generally lying on the point of symmetry on the screen. Y equal to 0 पर यह सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होती है। अब for n is equal to 1, n is our integers, n की वैल्यू 0 के बाद में पॉसिबल वैल्यू 1 है, n is equal to 1, मैं इधर n equal to 1 रख देता हूं। फेज डिफरेंस इज 2 पाई, पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, और y इज इक्वल टू n इधर रख दिया लैम्डा डी बाय लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। और ऐसे दो पॉइंट बनेंगे। एक पॉइंट O के ऊपर होगा कहीं इधर, और एक पॉइंट O के नीचे होगा कहीं इधर। पॉइंट O से कितना ऊपर? पॉइंट O से लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी ऊपर, और पॉइंट O से कितना नीचे? इतना ही नीचे। एक पॉइंट ऊपर होगा, एक पॉइंट नीचे होगा। इस पॉइंट पर
वंस अगेन S1 से वेव आएगी और S2 से वेव आएगी और यह दोनों वेव इंटरफेयर करेंगी और इन दोनों इंटरफेयरिंग वेव में पाथ डिफरेंस लैम्डा का होगा। पाथ डिफरेंस लैम्डा का होने से उन दोनों इंटरफेयरिंग वेव में फेज डिफरेंस 2 पाई का होगा। n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग है। इस जगह पर जो ब्राइट फ्रिंज बन जाएगी उसको हम कहेंगे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। और इस तरह की दो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज होगी। इधर मैं कहता हूं फर्स्ट ब्राइट, इस जगह पर फर्स्ट ब्राइट। पॉइंट ओ से एक ऊपर और पॉइंट ओ से एक नीचे, दो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बनेगी। अब मैंने कल जो कंडीशन समझाई थी ना उसको बड़े ध्यान से खोलकर देखना। ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन कल मैंने लिखवा रखी है, उसी कंडीशन को मैं इधर अप्लाई करवा रहा हूं। ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन में सारी बात मैंने लिख रखी थी। आज तो सिर्फ एक ही पॉइंट ऐड करा है मैंने कि किसी भी पॉइंट पर पाथ डिफरेंस यह होता है और ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस एल लैम्डा करना है हमको। तो इससे हम y की लोकेशन समझ रहे हैं कि कहां कहां पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है। एक हमने ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन समझ ली ठीक स्क्रीन के बीच में, फिर हमने फर्स्ट ब्राइट ऊपर और नीचे। अब हम सेकेंड ब्राइट की बात करते हैं। सेकेंड ब्राइट की हम कैसे बात करेंगे? n इज इक्वल टू 2 रख देते हैं। n इज इक्वल टू 2। फेज डिफरेंस इस जगह पर हो जाएगा 4 पाई। पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा। y इज इक्वल टू 2 लैम्डा कैपिटल डी वाई स्मॉल डी। वंस अगेन ऐसे दो पॉइंट होंगे, पॉइंट ओ के ऊपर और पॉइंट ओ से नीचे। यह फर्स्ट ब्राइट तो लैम्डा कैपिटल डी बाई डी की दूरी पर था, ये 2 टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी बाई डी, मतलब कहीं इधर ऊपर और कहीं इधर नीचे। इस जगह पर हमें सेकेंड ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। यह जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी इसे हम कहेंगे सेकेंड ब्राइट। इसी तरह से n इज इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस 6 पाई, पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा, y इज इक्वल टू 3 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, और इसको हम कहते हैं थर्ड ब्राइट। और ऐसी दो थर्ड ब्राइट बनेगी, एक ऊपर और नीचे। इसी तरह से फोर्थ ब्राइट, एक ऊपर और एक नीचे। n इज इक्वल टू n ले लिया जाए। इफ आई टेक n इज इक्वल टू n तो फेज डिफरेंस हो जाएगा 2n पाई, पाथ डिफरेंस हो जाएगा n लैम्डा, y इज इक्वल टू n लैम्डा d बाई d, and here we will have nth bright fringe. These are the location of bright fringe. यह ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन। अब हम डिफाइन करते हैं फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। हम एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। फ्रिंज विड्थ W of bright fringe. Definition बोलता हूं मैं, the separation between the two consecutive bright fringes on the screen. स्क्रीन पर
दो कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज का सेपरेशन, उसी को हम फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज कहते हैं। द सेपरेशन बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर दो कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट के बीच का सेपरेशन, दैट इज टर्म्ड एज फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। कैसे लिखेंगे? फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज इज डिस्टेंस ऑफ n+1 fringe from the point of symmetry minus the distance of nth fringe. n और n+1 के बीच का जो सेपरेशन है वह फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज कहलाएगा। मैं इसे सॉल्व कर देता हूं। n+1 की दूरी होगी n+1 लैम्डा कैपिटल डी बाई डी माइनस nth फ्रिंज की दूरी होगी n लैम्डा डी बाई डी। और इस तरह से ब्राइट फ्रिंज की विड्थ हमें बिल्कुल साफ साफ दिखने लगी है। इट्स लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। मैं इस एक्सप्रेशन को इधर टॉप में लिख देता हूं। इसे टॉप में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि शायद ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम में फ्रिंज विड्थ की चर्चा तो होती ही है। यह फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी रट लो। खैर नहीं भी रटो तो इतने सवाल करा दूंगा कि अपने आप रट जाएंगे। ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कांस्टेंट होती है। लैम्डा इज फिक्स वैल्यू, कैपिटल डी इज फिक्स वैल्यू, स्मॉल डी इज फिक्स वैल्यू। मतलब सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट के बीच की जो दूरी है वही फर्स्ट ब्राइट और सेकेंड ब्राइट की दूरी होगी, वही सेकेंड ब्राइट और थर्ड ब्राइट की दूरी होगी, वही थर्ड ब्राइट और फोर्थ ब्राइट की दूरी होगी, और वही nth ब्राइट और n+1th ब्राइट की दूरी होगी। फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब दो ब्राइट के बीच की दूरी फिक्स होती है। अब ब्राइट फ्रिंज के बारे में यह सारी बातें लिखने के बाद अब इसी तरह से मैं दोबारा लिखूंगा डार्क फ्रिंज की लोकेशन, कि अब इस स्क्रीन पर डार्क फ्रिंज कहां कहां और कैसी कैसी बनेगी। ध्यान से इस चीज को पूरा नोट डाउन कर लीजिए।